गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम। जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका पहला चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। क्लास 11th में आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा, प्रिंट मीडिया के बारे में, टेलीविज़न के बारे में, रेडियो के बारे में, जो हमारे माध्यम है संचार के लिए, जनसंचार के माध्यम है। थोड़ा हम विस्तृत जानकारी उनके विषय में और इस टॉपिक के माध्यम से लेंगे। तो शुरू करते हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, जो हमारे माध्यम है जनसंचार के, उनके लिए क्या क्या हम लोग लेखन में वो किस तरह उनका यूज़ होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से? प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। ये हमारे प्रमुख जनसंचार के माध्यम हैं। और विभिन्न जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ और उनकी कमियाँ हम पढ़ेंगे। प्रिंट माध्यम, प्रिंट या मुद्रित माध्यम, प्रिंट माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। रेडियो, रेडियो के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो समाचार की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो के लिए समाचार लेखन संबंधी बुनियादी बातों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। टेलीविज़न, टीवी खबरों के विभिन्न चरणों के बारे में हम पढ़ेंगे। रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट और इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे। और इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास क्या है और भारत में इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिंदी नेट संसार के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अलग अलग जनसंचार माध्यम और उनके लेखन के अलग अलग तरीके। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखना एक अलग कला है। विभिन्न प्रकार के जो संचार के माध्यम हैं उनकी लेखन शैली भी अलग अलग हुआ करती है। समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए हम अलग तरह से लिखते हैं, वहीं रेडियो और टेलीविज़न में जो खबरें होती हैं उनके लिए अलग तरीके का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि माध्यम अलग अलग है इसलिए उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग है। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीकों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की ज़रूरत को भी ध्यान में रखा जाता है। जनसंचार के प्रमुख माध्यम आप लोग देख सकते हैं। प्रिंट या मुद्रित माध्यम, जैसा कि आपको पता है अखबारों में जो लेखन होता है वह प्रिंट माध्यम कहलाता है, यानी कि जिसे हम छपवाना कहते हैं। छापाखाना जो है जहाँ पर अखबार छपते हैं तो वह एक तरह से प्रिंट माध्यम ही होता है हमारा। रेडियो, रेडियो है और टीवी, ये हमारे जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं। हम नियमित रूप से अखबार पढ़ते हैं। इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते हैं और रेडियो भी सुनते हैं। संभव है कि हम कभी कभार इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते, सुनते या देखते हैं। हमने गौर किया है कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में अंतर है। कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुने और इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़े। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़ने पर ज्ञात होता है कि इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने या देखे गए समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको फर्क नज़र आता है। निश्चय ही इन सभी माध्यमों में समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में हमें कई अंतर देखने को मिलते हैं। सबसे सहज और आसानी से नज़र आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है, अखबार पढ़ने के लिए है, रेडियो सुनने के लिए है और टीवी देखने के लिए है। इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा है। इंटरनेट पर हम ये तीनों काम एक साथ कर सकते हैं। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना जरूरी है। लेकिन इन माध्यमों के बीच के फर्क को आप तभी समझ सकते हैं जब आप हर माध्यम की
विशेषताओं, उसकी खूबियों और खामियों से मतलब कमियों से परिचित हों। हर माध्यम की अपनी कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां, मतलब कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी सब माध्यमों में होती है। कोई ना कोई खबर लिखते समय हमें इनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इन माध्यमों की ज़रूरत को समझना पड़ता है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और कमियां ये हम पढ़ेंगे। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से हमारा रोज कम या ज़्यादा वास्ता पड़ता है। अगर हमसे पूछा जाए कि आप इन सभी माध्यमों में से सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं और क्यों, तो हमारा जवाब होगा क्या होगा? शायद हम थोड़ा सोच में पड़ जाएं। हमारा उत्तर चाहे जो हो, इतना तो तय है कि इस सवाल का कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। संभव है हमें टीवी ज़्यादा पसंद हो और हमारे दोस्तों को रेडियो। हमारा दोस्त रेडियो अपने पढ़ने के कमरे में फुर्सत में या कुछ और काम करते हुए सुनता हो, इसी तरह हमारे किसी और साथी को पढ़ना पसंद हो और उसके फुर्सत के क्षण अखबार तथा पत्रिकाओं के साथ गुजरते हों, जबकि हमारा कोई अन्य दोस्त इंटरनेट पर चैटिंग करते हैं या कुछ और पढ़ते देखते हुए उसी के चिपके रहना पसंद करता है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो मनोरंजन सब अपने अपने ढंग से लिया करते हैं। हम या हमारे अन्य दोस्त अलग अलग जनसंचार माध्यमों का इसलिए अधिक पसंद करते हैं क्योंकि उनकी विशेषताएं या खूबियां हमारी और हमारे अन्य दोस्तों के मिजाज, रुचियों, ज़रूरतों और पहुंच के अनुकूल हैं। स्पष्ट है कि हम सब अपनी अपनी रुचियों, ज़रूरतों और स्वभावों के मुताबिक माध्यम चुनते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं या खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं, जिनके कारण कोई माध्यम विशेष किसी को अधिक पसंद आता है तो किसी को कम। इसमें हमें यह नहीं समझना चाहिए कि जनसंचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है, कोई एक किसी दूसरे से कमतर है। सबकी अपनी कुछ खूबियां हैं और कमियां हैं। जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के एक साथ आने से बनती है, वैसे ही जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक होने में है, एक दूसरे के जैसे होने में है या एक दूसरे को सहायता पहुंचाने में है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क चाहे जितना हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। इससे हमें ज्ञात होता है कि अखबार में समाचार पढ़ने और रुककर उस पर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है, जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है। इस तरह का रोमांच अखबार या इंटरनेट पर नहीं मिल सकता। रेडियो पर खबरें सुनते हुए हम जितना उन्मुक्त होते हैं उतना किसी और माध्यम से संभव नहीं है। उन्मुक्त स्वतंत्रता हम अनुभव करते हैं उतनी शायद और किसी दूसरे माध्यम में नहीं करते। इंटरनेट अंतरक्रियात्मकता, इंटरएक्टिविटी और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। बस एक बटन दबाते ही हम सूचनाओं के अथाह संसार में पहुंच जाते हैं। जिस किसी भी विषय पर हम जानना चाहते हैं, इंटरनेट के जरिए वहां पहुंच सकते हैं। ये सभी माध्यम हमारी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं और इन सभी की हमारी दैनिक जीवन में कुछ न कुछ उपयोगिता है। यही कारण है कि अलग अलग माध्यम होने के बावजूद इनमें से कोई समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि इन सभी माध्यमों का लगातार विस्तार और विकास हो रहा है। अब हम इन सभी माध्यमों की अलग अलग खूबियों और कमियों को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक हमने तीनों जो हमारे मुख्य माध्यम, 3-4 जो मुख्य माध्यम हैं उनके बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की। अब हम अलग अलग सभी माध्यमों का विस्तार से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वेलकम अगेन। पिछले वाली क्लास में हमने
हमारे जो लेखन के विभिन्न माध्यम हैं उनके विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। अब हम विस्तार से अलग अलग माध्यमों की कमियां और खूबियां जानेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रिंट माध्यम, जिसको हम मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं उसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। पहला छापाखाना जो हमने देखा उसका जो आविष्कार हुआ था वह जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। छापाखाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसां की शुरुआत में छापे खाने की अहम भूमिका थी। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। हमारा देश उस समय अंग्रेजों की गुलामी से जकड़ा हुआ था और जो पहला छापाखाना खुला वह गोवा में खुला था। और जो ईसाई मिशनरीज थे उन्होंने अपनी धार्मिक पुस्तकें छपवाने के लिए उसका उद्घाटन किया था, उसको प्रारंभ किया था। तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ है। प्रिंट माध्यमों की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं? प्रिंट माध्यमों के वर्ग में अखबार, पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि को शामिल किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में इनका विशेष महत्व है। प्रिंट माध्यमों की विशेषताएं निम्नलिखित है, देख सकते हैं आप। प्रिंट माध्यमों के छपे शब्दों में स्थायित्व होता है। हम लोग उसको बार बार पढ़ सकते हैं, बहुत लंबे समय तक उसको रख सकते हैं अपने पास। हम उन्हें अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। उनको धीमी गति से भी पढ़ा जा सकता है, ये उनकी विशेषता है। किसी तरह की कोई जल्दबाजी उसमें नहीं होती। पढ़ते पढ़ते कहीं भी रुककर सोच विचार कर सकते हैं, जो शायद हम टेलीविज़न या रेडियो में नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें खबरें अनवरत चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर हम रुक सकते हैं, किसी विशेष खबर के बारे में अच्छे से विचार भी कर सकते हैं। इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है, क्योंकि अखबार या समाचार पत्र पत्रिका हमारे पास में होती है और उसको हम बार बार भी पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ने की शुरुआत किसी भी पृष्ठ से की जा सकती है। इसमें कोई बंधन नहीं होता कि हमें शुरू से ही पढ़ना है, कहीं से भी हम इसको पढ़ सकते हैं। इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखकर संदर्भ की भांति प्रयुक्त किया जा सकता है। यह लिखित भाषा का विस्तार है, जिसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं निहित है। तो ये विशेषताएं हो गई हमारे मुद्रित माध्यम की। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता होती है, लेकिन लिखने में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उसे एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोग समझ पाएं। भाषा बिल्कुल सरल सहज होना चाहिए। मुद्रित माध्यमों की अन्य विशेषता यह है कि यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इस माध्यम से आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो। सबसे बड़ी विशेषता इसमें साक्षर होना है। यदि निरक्षर है तो उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर होगा। और जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता भी हासिल की हो, वही उसको पढ़ सकता है। प्रिंट माध्यमों की सीमाएं या उनकी कमियां क्या क्या है, ये हमने भी बात की थी कि निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं है, पढ़े लिखे होना आवश्यक होता है। मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो जो मुद्रित माध्यम का लेखन करते हैं, जो उनको लिखते हैं, उनको जन सामान्य के बारे में सोच कर लिखना चाहिए।
यानी कि जो पाठक है पढ़ने वाले वो किस तरह उसको पढ़ पाएं, इसका उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि दर्शक पाठक वर्ग क्या पढ़ना पसंद करते हैं, क्या चाहते हैं, इस बात को समझकर ही उन्हें लेखन करना होता है। ये रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। इंटरनेट पर अभी कोई भी घटना घटित हुई उसे तुरंत हम लोग वहाँ पर सर्च करके और प्राप्त कर सकते हैं और वह लोगों में तुरंत फैल जाती है। लेकिन जो समाचार पत्र हैं उसमें समय लगता है। आज जो घटना घटित हुई है वह कल के अखबार में ही आती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें समय लगता है। ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं, जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। प्रिंट माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, स्पेस का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। एक एक शब्द के बीच में किस तरह गैप होना चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए, इसका उन्हें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर 250 शब्दों में 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा तो उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती है। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती या अशुद्ध वहीं चिपक जाएगी। उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। तो बार बार उसे देखकर और फिर उसकी प्रूफ रीडिंग जिसे हम कह सकते हैं वह करने के बाद ही और उसे छपने के लिए भेजना पड़ता है। भाषा सरल, सहज तथा बोधगम्य होनी चाहिए। शैली रोचक होना चाहिए, जो पाठक वर्ग है उसको पसंद आए। विचारों में प्रवाहमयता एवं तारतम्यता होनी चाहिए। ये प्रिंट माध्यम के उदाहरण, जिस तरह की न्यूज़ अखबार में हम देखते हैं छपी हुई, उसका एक उदाहरण है। देश में 14 नए मेडिकल कॉलेजों को हरी झंडी अट्रैक्टिव बना के किसी भी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना। ये आप लोग इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, ये आप PDF में आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम अगले माध्यम की बात करेंगे, रेडियो। रेडियो आप सब जानते हैं कि सुनने का एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है। प्राचीन समय से ही लोग इसी को ज़्यादा पसंद करते रहे हैं। जब टेलीविज़न का आविष्कार नहीं हुआ था तब रेडियो ही सबसे ज़्यादा मात्रा में सुना जाता था। सारी खबरें इसी के माध्यम से लोग प्राप्त करते थे। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वाली क्लास में हमने बात की थी प्रिंट माध्यम की। अब हम बात करते हैं रेडियो, जो एक श्रव्य माध्यम है, सुनने का जो हमारा महत्वपूर्ण माध्यम है। अब हम उसकी बात करते हैं। तो रेडियो श्रव्य माध्यम है, इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं में से संचालित माध्यम माना जाता है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी समाचार लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आए तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है। किसमें? अखबार में, या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है। लेकिन रेडियो के श्रोताओं को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। एक बार जो शब्द उनके सामने से निकल गया, उन्हें समझ में नहीं आया तो फिर उसको वह दोबारा नहीं सुन पाते। तो ये सुविधा रेडियो में प्राप्त नहीं होती हमें। इसलिए जो रेडियो का वाचन करने वाले हैं या जो उसका लेखन करते हैं उनको बड़े ध्यान रखना चाहिए। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतज़ार करना होगा और फिर शुरू से लेकर अंत तक
बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। इस बीच वह इधर उधर नहीं आ जा सकता और न ही उसके पास किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। यह सब भी उसे प्राप्त नहीं होता। अगर वह शब्दकोश के अर्थ ढूंढने में लगेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। तो इस तरह स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरफ पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दे। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है, मतलब जो खुद ही का प्रवाह उसमें चलता रहता है, हम अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ घटा नहीं सकते। और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होती है। रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है। वह जो दिखाएंगे हमें वही देखना पड़ेगा, जो सुनाएंगे हमें वही सुनना पड़ेगा, और उसमें हम लोग ज़्यादा कुछ सोच विचार नहीं कर सकते, क्योंकि वो बात सुनते ही हमारे सामने से फिर निकल जाती है, फिर दूसरी बात हमारे सामने आ जाती है। और अखबार में ये सुविधा हमें मिलती है कि हम रुककर उसके बारे में सोच सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, उस शब्द का अर्थ भी ढूंढ सकते हैं जो हमें समझ में नहीं आता है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज ही सब कुछ है। तो रेडियो केवल श्रव्य माध्यम है, टेलीविजन जो है वह श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार का माध्यम है। रेडियो समाचार की संरचना, किस तरह की संरचना होती है इसकी? रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से कई मामलों में भिन्न है। चूंकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड, इन्वेंटेड पिरामिड शैली पर आधारित होती है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हों, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली ही है। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें या स्टोरीज इसी शैली में लिखी जा सकती है। तो सबसे प्रचलित शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। वहाँ पर हम देखते हैं सबसे मुख्य बातें हाईलाइट की जाती है और उसके बाद अंत तक धीरे धीरे खबरों का समापन होता है। तो उल्टा पिरामिड शैली आप लोग समझ गए होंगे। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली थोड़ा और विस्तार से हम देखते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। ये हमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। वह घटना कब घटित हुई इससे कोई मतलब नहीं है, वह घटना कितनी महत्वपूर्ण है उस बात से मतलब होता है। यदि कोई घटना बहुत देर, मान लो 1 घंटे पहले घटित हुई और उसके बाद में कोई भी घटना 1 घंटे बाद उसके घटित हुई, तो जो महत्वपूर्ण होगी, अगर पहले वाली घटना महत्वपूर्ण है तो उस घटना को पहले लिया जाता है। 1 घंटे बाद जो घटना घटित हुई अगर वो उससे कम महत्वपूर्ण है तो उसके बाद आती है। तो जो घटना महत्वपूर्ण होती है उसको पहले लिया जाता है। तात्पर्य यह है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। इस शैली में समाचार को 3 भागों में बांट दिया जाता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इंट्रो, बॉडी और समापन। तो इंट्रो क्या होता है? समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है और यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है इंट्रो। दूसरा भाग है इसका बॉडी। बॉडी इस भाग में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए
महत्व क्रम में लिखा जाता है। फिर इसके बाद समापन। इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज नहीं होती, इसमें प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती है। इसके बाद रेडियो समाचार के इंट्रो के उदाहरण। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। इस तरह की खबरें दी जाती है। दूसरी, जैसे महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है, राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। तो महत्वपूर्ण खबर जो है जैसे ये है, तो ये दे दी सबसे पहले, महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। उसके बाद उसकी डिटेल यहाँ पर बाद वाली लाइन में, तो महत्वपूर्ण खबर पहले आती है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये पहली खबर आ गई। फिर उसके बाद उसकी डिटेल होती है। तो ये सबसे पहले इंट्रो, फिर बॉडी, फिर समापन। रेडियो के लिए समाचार लेखन संबंधी बुनियादी बातें। क्या क्या मुख्य बातें होती है? साफ सुथरे और टाइप्ड कॉपी रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होते हैं, इसलिए उनके लेखन में इसका ध्यान रखना जरूरी होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं और तब वह श्रोताओं तक पहुंचता है। इसलिए समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक या वाचिका को कोई दिक्कत न हो। अगर समाचार कॉपी टाइप्ड और साफ सुथरी नहीं है तो उसे पढ़ने के दौरान वाचक या वाचिका के अटकने या गलत पढ़ने का खतरा रहता है और इससे श्रोताओं का ध्यान बढ़ता है या वे भ्रमित हो जाते हैं। इससे बचने के लिए प्रसारण के लिए तैयारी की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए ताकि शब्द जो है दूर दूर तक रहें और आसानी से पढ़ने में आ सकें। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए, दोनों तरफ जगह छूटी हुई होना चाहिए। एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द होना चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण बात है। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर, एब्रीविएशंस, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ाने लगे। तो अंक कैसे लिखे रेडियो समाचार लेखन में? 1 से 10 तक अंकों में 11 से 1 से 10 तक जो अंक होते 1 से 10 तक जो होते हैं उन्हें तो हमें अंकों में लिखा जाना चाहिए और 11 से 999 तक शब्दों में लिखा जाना चाहिए। तो 10 के बाद जो संख्याएं आती है उन्हें हम शब्दों में लिख सकते हैं। तो ये देखिए जैसे 28375550 जैसे ये संख्या दे रखी है 28,37,550 लिखने के बजाय इनको ऐसे शब्दों में लिखना चाहिए, अंकों में लिखने के बजाय इस तरह शब्दों में लिखा जाना चाहिए, अन्यथा वाचक वाचिका को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। अखबारों में % और एस जैसे संकेत चिन्हों का काम चल जाता है, लेकिन रेडियो में यह पूरी तरह वर्जित है, अतः इन्हें प्रतिशत और डॉलर लिखा जाना चाहिए। प्रतिशत है, डॉलर का साइन है। जहां भी संभव और उपयुक्त हो दशमलव को उसके नजदीकी पूर्णांक में लिखना बेहतर होता है। इसी तरह 28,37,550 रुपये को रेडियो में लगभग 28 लाख रुपए लिखना श्रोताओं को समझाने के लिहाज से बेहतर है। ये राउंड फिगर में भी हम इसको बोल सकते हैं लगभग करके। वित्तीय संख्याओं को उनके नजदीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए। खेलों के स्कोर को उसी तरह लिखना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने अगर 98 रन बनाए हैं तो उसे लगभग 100 रन नहीं लिख सकते। मुद्रास्फीति के आंकड़े नजदीकी पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में ही लिखे जाने चाहिए। वैसे रेडियो समाचार में आंकड़ों और संख्याओं का अत्यधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना काफी कठिन होता है। रेडियो समाचार कभी भी संख्या से नहीं शुरू होना चाहिए। इसी तरह तिथियों को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। 15 अगस्त 1985 न कि अगस्त 15 1985। डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं
बल्कि समाचार से ही गुथी होती है। अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह और कहीं शाम छप कर आता है, जबकि रेडियो पर चौबीसों घंटे समाचार चलते हैं। श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है, इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बैठक कल होगी या कल हुई बैठक में का प्रयोग किया जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, अगले साल, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार का इस्तेमाल करना चाहिए। संक्षिप्ताक्षरों के इस्तेमाल में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए और अगर ज़रूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा कर दिया जाए, फिर संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग किया जाए। यहाँ पर हमने बात की रेडियो माध्यम की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि टेलीविज़न माध्यम किस प्रकार का है, उसका लेखन किस प्रकार का होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। वेलकम अगेन। पिछले वाली क्लास में हमने बात की थी रेडियो माध्यम की, किस प्रकार का लेखन रेडियो माध्यम के अंतर्गत किया जाता है। उससे पहले हमने बात की थी कि प्रिंट माध्यम में लेखन किस प्रकार का किया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारा जो प्रमुख माध्यम है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न में किस प्रकार के लेखन की आवश्यकता होती है, कैसे उसको प्रस्तुत किया जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। टेलीविज़न में दृश्यों की महत्ता सबसे ज़्यादा है। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है और इसके लिए समाचार या आलेख यानी स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है हमारे शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हों। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग करें वो पर्दे पर दिखने चाहिए। टेलीविज़न लेखन प्रिंट और रेडियो दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबरें बताने की कला का इस्तेमाल होता है। टेलीविज़न के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। इस दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स की जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की ही बात लिखेंगे, समंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी हुई हो तो हम उसी का जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है, अखबार में आमतौर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस तरह का बन सकता है। दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविज़न पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है बगैर दृश्य के न्यूज़ रीडर या एंकर पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वो होता है जहां से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। इसलिए टेलीविज़न पर खबर 2 हिस्सों में बटी होती है। अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बातें करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं। दिल्ली में आग की खबर को टीवी में पेश करने के लिए प्रारंभिक सूचना के बाद हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, आग की लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेजी से फैल गई। टीवी खबरों के विभिन्न चरण। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में भी सूचनाएं कई चरणों में होकर दर्शकों के पास पहुंचती हैं। ये चरण कौन कौन से हैं? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले आप देखते हो टेलीविज़न पर ब्रेकिंग न्यूज चैनल्स पर आती है और उसमें दृश्य दिखाई नहीं देते, केवल न्यूज़ होती है। ड्राई एंकर होता है, फोन इन होता है और एंकर विजुअल होता है। ये 4 चरणों में हम लोग इसको टेलीविज़न की न्यूज़ को देखते हैं। अब एक एक करके हम सबका अध्ययन करेंगे। इसके बाद फिर 5वां भी होता है, इसके अंदर एंकर बाइट, फिर लाइव और फिर एंकर पैकेज। ये भी 3 चरण और इसके आगे आते हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़।
सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। और उसके बाद सस्पेंस हमारा बढ़ता है कि इसके दृश्य भी हमें मिले। इस प्रकार का सस्पेंस क्रिएट किया जाता है ब्रेकिंग न्यूज देने के बाद। ड्राई एंकर, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है। जो एंकर होता है, बोलने वाला होता है, वह किसके बारे में बताता है? खबर के बारे में दर्शकों को सीधा सीधा बता देता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आ जाते तब तक एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। तो ड्राई एंकर समझ गए होंगे आप कि रिपोर्टर से जो सूचनाएं मिलती है उन्हीं को हम तक पहुंचाते हैं जब तक उनके पास कोई विजुअल नहीं आते, कोई दृश्य उनके पास नहीं आते। इसके बाद तीसरा तरीका है फ़ोन इन। फ़ोन के द्वारा भी रिपोर्टर जो है वह एंकर को सूचना देते हैं और वो हम तक पहुंचती है। इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है वह दर्शकों को बताता है। फिर आता है हमारा एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। तो सूचना मिलने के साथ ही दर्शकों तक दृश्य भी वहां पर पहुंचाए जाते हैं। एंकर बाइट। बाइट यानी कथन। टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही उस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। तो छठा है लाइव। लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सकें। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं। अगला है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, उससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती है। टेलीविजन लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहां जैसी जरूरत होती है वहां वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना है ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके, उसमें निहित अर्थ को सामने लाए ताकि खबर के सारे आशय खुल सकें। अक्सर टीवी पर खबर लिखने की एक प्रचलित शैली दिखाई पड़ती है। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन से शुरू होता है, जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही यह सभा, या फिर झील में छलांग लगाते बच्चे। इस प्रचलित शैली में आसानी यह है कि बिना किसी कल्पनाशीलता के टीवी रिपोर्टिंग का बुनियादी अनुशासन यानी दृश्य पर लेखन निभ जाता है। लेकिन कोई कल्पनाशील रिपोर्टर इन्हीं दृश्यों को अपने शब्दों से ज़्यादा बड़े मायने दे सकता है। जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही इस सभा में लोग लाए नहीं गए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, या फिर झील में छलांग लगाते बच्चों के शॉट्स के साथ लिखा जा सकता है। इन दिनों तेज गर्मी से निजात पाने का एक तरीका यह भी। तो इस तरह खबर को अट्रैक्टिव बनाने का काम किया जाता है। ध्वनियाँ। टीवी सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं, बीच में होती है ध्वनियाँ। टीवी में दृश्य और शब्द यानी विजुअल और वॉइस ओवर के साथ दो तरह की आवाज़ें और होती है। एक तो वे कथन या बाइट जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और वे प्राकृतिक आवाज़ें जो दृश्य के साथ साथ चली आती हैं, यानी चिड़ियों का चहकना, या फिर गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ें, या फिर किसी कारखाने में किसी मशीन के चलने की ध्वनि। टीवी के लिए खबर लिखते हुए इन दोनों तरह की आवाज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। पहली तरह की आवाज़ यानी कथन या बाइट का तो खैर ध्यान रखा ही जाता है। अक्सर टीवी की खबर बाइट्स के आसपास ही बुनी जाती है, लेकिन
यह काम पर्याप्त सावधानी से किया जाना चाहिए। कथनों से खबर तो बनती ही है, टीवी के लिए उसका फोन भी बनता है। बाइट सिर्फ किसी का बयान मात्र नहीं होते जिन्हें खबर के बीच उसकी पुष्टि भर के लिए डाल दिया जाता है। वह दो वॉयस ओवर या दृश्यों का अंतराल बढ़ने के लिए पुल का भी काम करता है। लेकिन टीवी में सिर्फ बाइट या वॉयस ओवर ही नहीं होते और भी ध्वनियाँ होती है। उन ध्वनियों से भी खबर बनती है, इसलिए किसी खबर का वॉयस ओवर लिखते हुए उसमें शॉर्ट्स के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए। टीवी में ऐसी ध्वनियों को नेट या नेट साउंड यानी प्राकृतिक आवाज़ें कहते हैं, यानी वे आवाज़ें जो शूट करते समय खुद ब खुद चली आती है। जैसे रिपोर्टर किसी आंदोलन की खबर ला रहा हो जिसमें खूब नारे लग रहे हों, वह अगर सिर्फ इतना बताकर निकल जाता है कि उसमें कई नारे लगे और उसके बाद किसी नेता की बाइट का इस्तेमाल कर लेता है, तो यह अच्छी खबर का नमूना नहीं कहलाएगा। उसे नारे लगाते हुए आंदोलनकारियों को भी दिखाना होगा और इसकी गुंजाइश अपने व्यू में छोड़नी चाहिए। रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा तथा शैली। रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम हैं। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी होते हैं। इन सभी लोगों की सूचना की ज़रूरतें पूरी करना ही रेडियो और टीवी का उद्देश्य है। जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है और इसलिए भाषा ऐसी होना चाहिए कि वह सभी की समझ में आसानी से आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और उसकी गरिमा के साथ कोई समझौता भी न करना पड़े। रेडियो और टेलीविज़न के समाचारों में आपसी बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट लिखे जाएं। जब भी कोई खबर लिखनी हो तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझ लेना चाहिए। हम कितनी सरल, संप्रेषणीय मतलब दूसरों तक भेजे जाने वाली जो भाषा है और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांचने का एक बेहतर तरीका यह है कि हम समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ लें। भाषा प्रवाहमय होना चाहिए। सावधानियाँ। रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर काफ़ी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। ऐसे कई शब्द जिनका अखबारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जाता है। जैसे निम्नलिखित, उपयुक्त, अधोहस्ताक्षरित और क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है। इसी तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने वाला होता है। जैसे पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, इसके बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया ज़्यादा स्पष्ट है। तथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। उनकी जगह और, या, लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, समासिक और तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। इनसे भाषा कई बार बोझिल होने लगती है। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से और जहाँ जरूरी हो वहीं करना चाहिए, अन्यथा वे भाषा के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित करते हैं। वाक्य छोटे छोटे हों, एक वाक्य में एक ही बात कहनी चाहिए। वाक्य में तारतम्यता ऐसी हो कि कुछ टूटता या छूटता हुआ न लगे। शब्द प्रचलित हों और उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके। क्रय विक्रय की जगह खरीदारी बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला और पंक्ति की जगह कतार टीवी में सहज माने जाते हैं। यहाँ हमने बात की इस क्लास के माध्यम से टेलीविज़न और रेडियो, इन दोनों का हमने अच्छी तरह से अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट पत्रकारिता और भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। वेलकम अगेन। पिछले वाली क्लास में हमने बात की थी
टेलीविज़न के बारे में, टेलीविज़न पत्रकारिता किस तरह की होती है, उसमें लेखन किस तरह का होता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण जनसंचार का माध्यम है, इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में आप सभी परिचित हैं, फिर भी हम इसकी महत्वपूर्ण बातों को पढ़ते हैं। इंटरनेट को इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। नई पीढ़ी के लिए अब यह एक आदत सी बनती जा रही है। जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त हैं या जिन्हें 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब कागज पर छपे हुए अखबार उतने ताजे और मनभावन नहीं लगते। उन्हें हर घंटे 2 घंटे में खुद को अपडेट करने की लत लगती जा रही है। भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हर साल करीब 50 से 55% की रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर आप एक ही झटके में झुमरी तलैया से लेकर होनोलुलु तक की खबरें पढ़ सकते हैं। दुनिया भर की चर्चाओं और परिचर्चाओं में शरीक हो सकते हैं, मतलब शामिल हो सकते हैं, और अखबारों की पुरानी फाइलें खंगोल सकते हैं। तो उपयुक्त जो हमने तीनों चीज़ें पढ़ी, जैसे रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न, उन तीनों को हम इंटरनेट में पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट एक टूल ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है। हर चीज़ के कुछ फायदे होते हैं तो उसकी कुछ हानियां भी होती हैं, कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। तो इस इंटरनेट के पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव भी हमारे सामने आते हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। दूसरा, रिपोर्टर अपने खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन तथा पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है। टेलीविज़न या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंडर तैयार करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए जहां पहले ढेर सारी अखबारी कतरनों की फाइलों को ढूंढना पड़ता था, वहीं आज चंद मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल के भीतर से कोई भी बैकग्राउंडर या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। एक ज़माना था जब टेली प्रिंटर पर 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे। आज स्थिति यह है कि 1 सेकंड में 56 किलोबाइट यानी लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता, इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा, परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कई प्रकाशन समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। चूँकि यह एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास का पहला दौर था 1982 से 1992 तक, जबकि चला 1993 से 2001 तक। तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, इसलिए बड़े प्रकाशन समूह यह देख रहे थे कि कैसे अखबारों की सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज हो। तब AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर प्रयोगों का दौर था। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई।
इस दौर में तकनीक स्तर पर भी इंटरनेट का ज़बरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई, इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम के ब्राउज़र और वह औजार जिसके जरिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं, ये सब आए। इन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन्न किया और तेज रफ्तार वाला बना दिया। इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविज़न समूह विश्व जाल में आए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशनों प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफ़ी विस्तार हुआ। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियों का उफान आया, पर उतनी ही तेजी के साथ इसका बुलबुला फूटा भी। सन 1996 से 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज़्यादातर .com कंपनियां बंद हो गई। लेकिन यह भी सही है कि बड़े प्रकाशन समूहों ने इस दौर में भी खुद को किसी तरह जमाए रखा। चूंकि जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग ये जानते थे कि और चाहे जो हो, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के तौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू हुआ तीसरा दौर सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है। अब बात करते हैं भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ है। पहले दौर में हम यहाँ भी प्रयोग हुए, .com का तूफान आया और बुलबुले की तरफ फूट गया। अंततः वहीं टिके रह पाए जो मीडिया उद्योग पहले से ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बेहतर है। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती है। जो साइटें नियमित अपडेट होती है उनमें हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक और जी न्यूज प्रमुख हैं। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो rediff.com, इंडिया, इन्फोलाइन व सीफी जैसी कुछ ही साइटें हैं। रिडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका .com को जाता है। अब यहाँ तक हमने बात की भारत में इंटरनेट और इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हिंदी का जो नेट संसार है वह कैसा है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वेलकम अगेन। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की प्रिंट माध्यम की, रेडियो माध्यम की, टेलीविज़न की और इंटरनेट की। अब हम बात करते हैं हिंदी में नेट संसार कैसा है हिंदी का। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ। यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। तो कुछ अखबार जो हम लोग देखते हैं कि वो प्रिंट माध्यम में भी निकल रहे हैं और वेब नेट संसार में भी उनका प्रयोग हम लोग करते हैं, नेट पर भी हम उनको देखते हैं। लेकिन और कुछ ऐसे भी हैं
जो प्रिंट माध्यम में न निकलकर और सीधे इंटरनेट के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफ़ी आशाएं जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नज़र आती थी। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही है। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी, नेस्ट सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक ही बोर्ड नहीं है। डायनेमिक फ़ॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं है। इसके लिए कीबोर्ड का मानकीकरण करना चाहिए। ये यहाँ पर हमने इसको अभिव्यक्ति और माध्यम का जो ये मुख्य बिंदु था, जिसमें हमने प्रिंट माध्यम के बारे में जाना, टेलीविज़न के बारे में जाना, इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में जाना और हिंदी का जो नेट संसार है वो कैसा है उसके बारे में जाना। तो धीरे धीरे ये समृद्धशाली हमारे जनसंचार के साधन होते जा रहे हैं। इनकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और निरंतर इनमें कुछ न कुछ नवीनता हमें देखने को मिलती है। और इसके अतिरिक्त जो अन्य हमारे बिंदु हैं अभिव्यक्ति और माध्यम के, उनकी क्लास हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।